इस चैप्टर में रेगुलेटरी गवर्नेंस एथिकल एस्पेक्ट जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के हैं वो डिफाइंड है। इसमें आपके कौन कौन से एक्ट्स हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस related to security market regulation 2003, SEBI portfolio manager regulation 2020 and best practices of portfolio manager discussed हुई है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये आया फोर्स में 1 जुलाई 2005 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर एनी कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और मैटर्स कनेक्टेड देयरविद इन इंसिडेंशियल देयरटू। ये इसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है पीएमएलए का। इसके हिसाब से जो व्हाट डज इट मीन, ये बताता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटी है उसको प्रिवेंट करना, और अगर कोई बेनिफिट डिराइव हुआ है, प्रॉपर्टी डिराइव हुई है जो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से डिराइव हो रही है, उस मैटर को कंसिडर करना। तो इसमें हर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएरी को सारे ट्रांजैक्शन के, उनकी नेचर और वैल्यू के सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। इसमें सिंगल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। इस ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई और मेंटेन करना पड़ेगा क्लाइंट की आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स को। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएरी को ये सारे तीनों स्टेप करने पड़ते हैं। इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हैं? इसमें जो ट्रांजेक्शन 10 लाख के ऊपर है, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन है जो 10 लाख के ऊपर है, या फॉरेन करेंसी 10 लाख इंडियन करेंसी के इक्विवेलेंट ट्रांजेक्शन हुई है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी। कोई सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है एक महीने के अंदर, एक ट्रांजेक्शन 10 लाख की नहीं है, लेकिन सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हुई जिसका एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख के ऊपर चला गया है एक महीने के अंदर, वो वाली ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। और कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है अपार्ट फ्रॉम योर ट्रांजेक्शंस इंटीग्रली कनेक्टेड, तो जिसको वो कंसिडर करते हैं। ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं, जिस डेट पे वो ट्रांजेक्शन खत्म हुई है उस पीरियड से 10 साल तक उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है इन कंपनीज को। इसके अलावा ड्यू डिलिजेंस इनहांस करने के लिए काफी सारी डिटेलिंग आई है एज पर सेक्शन 12 AAA ऑफ पीएमएलए। ओके, तो जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है उसको कमेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये सारी कंडीशंस है। अब स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? कोई कैश का डिपॉजिट विड्रॉल है पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा, कोई फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा, जो डिफाइन होगी, कोई ट्रांजेक्शन जिसकी इंपोर्ट्स या रेमिटेंस हाई वैल्यू की है जो ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई ऐसी और कोई ट्रांजेक्शन या क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें रेवेन्यू हाई रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग में प्रिस्क्राइब हो सकता है। ये सारी ट्रांजेक्शन को स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सो इसमें क्या क्या डिटेल्स है? तो इसमें जो क्लाइंट्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन के लिए अंडर आधार वेरिफिकेशन। एडिशनल स्टेप लेने ऑर्गेनाइजेशन को टू एग्जामिन की वो जो ओनरशिप है और फाइनेंशियल पोजीशन है वो कहाँ है, कहाँ से सोर्सेज ऑफ फंड आए हैं, वो सारी डिटेल्स लेनी है। और एडिशनल स्टेप्स लेने हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन को कैसे कंडक्ट किया गया, उसकी रिलेशनशिप क्या थी, बिटवीन ट्रांजेक्टिंग पार्टीज की रिलेशनशिप क्या है, वो डिटेल की ये सारा प्रॉपरली मेंटेन करना है। अगर क्लाइंट ऊपर की कंडीशन फुलफिल करता है तो रिपोर्टिंग एंटिटी जो होगी वो अलाउ नहीं करेगी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है उसकी मॉनिटरिंग इंक्रीज करनी है। प्रिंसिपल ऑफिसर को एक्चुअली डिफाइंड है, तो उनको डेजिग्नेट करना है, वो रिस्पॉन्सिबल है कंप्लायंस के लिए, पीएमएलए की कंप्लायंस के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो सेबी ने एक पर्टिकुलर डायरेक्टिव भी अप्लाई किया, इशू किया है, वेरियस सर्कुलर जो आते रहते हैं
जिसमें कवर होता है KYC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस, उसको फॉलो अप करना है ऑल इंटरमीडिएरीज। सेबी रेगुलेशंस की बात करते हैं, इसमें 3 तरह की रेगुलेशंस का डिस्कशन है। फर्स्ट इज योर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन 2003, और सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो लेट्स लुक इनटू दिस, क्या क्या है। अगर इनसाइडर ने कोई डीलिंग या ट्रेडिंग करी है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जो पब्लिक नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, और उसका अनड्यू एडवांटेज मिलता है इनसाइडर को, जो मार्केट इंटीग्रिटी को खराब करता है, तो ये सारी तरह की ट्रांजैक्शन को आप अनफेयर बोल सकते हैं, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोल सकते हैं। वो फेयर और इक्विटेबल मार्केट के इनलाइन नहीं होती है। ओके, तो एक मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन है अंडर सेक्शन सी ऑफ दिस रेगुलेशन। तो जो मॉनिटर करता है, रिपोर्ट करता है, जो डेजिग्नेटेड पीपल है, इनसाइडर है, उनकी ट्रेडिंग के लिए। सो कंप्लायंस ऑफिसर को सारी जो रिपोर्ट्स है वो प्रोवाइड करनी है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 साल में इनको प्रोवाइड करनी है चेयरमैन को, ऑडिट कमेटी के, और कोई भी बॉडी जो इसको टिकोर चेक कर रही है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन को या ऑर्गेनाइजेशन के हेड को। ये सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, रिपोर्ट्स जो रिपोर्टिंग है अंडर दिस। जो भी इंफॉर्मेशन हैंडल होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो नीड टू नो बेसिस पे होनी चाहिए। इन पर्टिकुलर हम डेजिग्नेटेड पर्सन की बात कर रहे हैं। और कोई भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करनी है किसी और पर्सन को, एक्सेप्ट कोई लेजिटिमेट पर्पस है या कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर रहा है, उस केसेस में आप नीड टू नो बेसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। अदरवाइज सारी इंफॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस की जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो कहीं भी डिस्कशन नहीं, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दे शुड बी अप्रोप्रिएट चाइनीज वॉल। चाइनीज वॉल किसको बोलते हैं? जिसमें आपका कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो इस तरह के प्रोसीजर, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर वेल डिफाइंड होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें डेजिग्नेटेड पर्सन जो है परमिट नहीं है एक जगह से दूसरी जगह वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए। जो डेजिग्नेशन पर्सन है वो भी ट्रेड करते हैं, तो वो उनकी जो ट्रेड्स है वो इन रेगुलेशन की कंप्लायंस में होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट होती है कंप्लायंस ऑफिसर के प्री क्लियरेंस पे। तो उनकी जितनी ट्रेड है वो प्री क्लियरेंस लेवल पे होती है, वो डिफाइन होनी चाहिए। तो कंप्लायंस ऑफिसर एक रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट मेंटेन करते हैं, जिसके बेसिस पे उनकी जो ट्रेड्स है वो अप्रूव होती है और रिजेक्ट होती है प्री क्लियरेंस के हिसाब से। अगर अप्रूवल के पहले कोई डिक्लेरेशन लेना है या कोई इंफॉर्मेशन लेनी है डेजिग्नेटेड पर्सन से, दैट इज अलाउड। 7 दिन के अंदर, प्री क्लियरेंस के 7 दिन के अंदर ये ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर 7 दिन पूरे हो चुके हैं तो उसके बाद फ्रेश प्री क्लियरेंस लेनी पड़ती है डेजिग्नेटेड पर्सन को अपने ट्रेड करने के लिए। और जो भी ट्रांजैक्शन करी है उसकी कॉन्ट्रा ट्रेड 6 महीने के पहले नहीं हो सकती। अगर ये वायलेशन हुआ, इस पर्टिकुलर क्लॉज में वायलेशन हुआ कंडीशन में, तो जो भी इसमें प्रॉफिट हुए हैं वो रेमिट हो जाते हैं बोर्ड ऑफ क्रेडिट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड को, जो अंडर एक्ट डिफाइंड है। तो उसका जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। इस पर्टिकुलर एक्ट की कंप्लायंस के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स डिफाइंड होते हैं। तो वो सारे फॉर्मेट्स और जैसे प्री क्लियरेंस का एप्लीकेशन है या रिपोर्टिंग है या जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है उसका डिटेलिंग है, दैट हैज टू बी मेंटेन, उसको मॉनिटर करना जरूरी है। इस कोड ऑफ कंडक्ट में जो सैंक्शन होंगे या डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे, चाहे वो वेस्ट फीस हो, सस्पेंशन हो, रिकवरी हो, क्लॉ बैक हो, वो सब इम्पोज होता है उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएरी के थ्रू जहां पे ट्रांजेक्शन हो रहा है।
एंड उसमें सब रेगुलेशन भी है और जो कोड ऑफ कंडक्ट को कॉन्ट्रवीन करती है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट में ये स्पेसिफिकेशन भी होनी चाहिए कि अगर कोई वायलेशन हुआ इस रेगुलेशन का, सो इंटरमीडियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज को इस पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में इंफॉर्म करेगी और टाइम टू टाइम सेबी को इंफॉर्म करेगी। एनुअल बेसिस में सारे डेजिग्नेटेड पर्सन को रिक्वायर्ड है कि वो जो उनका नाम और पैन अकाउंट नंबर डिस्क्लोज करे, और कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज होती है इमीडिएट रिलेटिव्स की, ये पर्सन कोई डेजिग्नेटेड पर्सन का कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, फोन, ईमेल, सेल फोन नंबर, उनका भी इमीडिएट रिलेटिव्स का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है इन दिस केस। इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है तब भी प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन। वन टाइम डिस्क्लोजर में सिर्फ जो ग्रेजुएशन की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स है और पिछले एम्प्लॉयज की डिटेल है, इसका सिर्फ वन टाइम डिस्क्लोजर है इस कंडीशन के हिसाब से। There are various conditions for registration also. So पोर्टफोलियो मैनेजर को सेबी एक्ट और सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन की सारी प्रोविजन को फॉलो और अबाइड करना है। पोर्टफोलियो मैनेजर हैज टू टेक प्रायर अप्रूवल, अगर कोई कंट्रोल में चेंज होता है उसको स्पेसिफाई करना है सेबी को। पोर्टफोलियो मैनेजर को सेबी को इन राइटिंग इन्फॉर्म करना है अगर कोई इंफॉर्मेशन जो उन्होंने पहले सबमिट करी है उसमें कोई चेंज हुआ है। तो अगर सेबी ने पाया कि कोई जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स है, मिसलीडिंग है, तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो सबमिट करी है उससे कोई चेंज है, दैट हैज टू बी सबमिटेड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर को अपना रजिस्ट्रेशन फी पे करना होता है जो भी सेबी पीएमएस रेगुलेशन में स्पेसिफाइड है। जो भी ग्रीवेंसेस आ रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजर को, तो 1 महीने के अंदर उनका रिट्रेसल होना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेन। और सेबी को कितने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, क्या नेचर है, क्या पर्टिकुलर्स है उस कंप्लेंट का, वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। और पोर्टफोलियो मैनेजर को हर वक्त अपना नेटवर्थ स्पेसिफाई उनका एक रेडी रहना चाहिए, जब भी रिक्वायर्ड है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। अब बात करते हैं सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट 2003। तो ये क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है किसको, फ्रॉडलेंट, अनफेयर, मैनिपुलेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को सिक्योरिटीज में। तो सेक्शन 2(1)(c) ने डिफाइन किया है फ्रॉड, एनी एक्ट, एक्सप्रेशन है, ओमिशन है, कंसीलमेंट है कि किसी दूसरे पर्सन को या एजेंट को डील जब आप करें सिक्योरिटी से, उसमें वो डिटेल्स नहीं है, कोई भी एक्ट ऐसा है जिसमें फ्रॉड है, दैट इज डिफाइंड। तो ये रेगुलेशन क्या करता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रोहिबिट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो बाई सेल डील नहीं कर सकते सिक्योरिटी मैनर में, फ्रॉडलेंट मैनर में, कनेक्शन एम्प्लॉय नहीं कर सकते, कोई इशू, परचेज, सेल ऑफ सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटी, प्रपोज टू बी लिस्टेड, या कोई एनी जो मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस है जो सेबी एक्ट को कॉन्ट्रावीन करती है, वो मेंशन नहीं कर सकते। किसी ऐसी डिवाइस को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, स्कीम को या आर्टिफाइज या डिफ्रॉड कनेक्शन नहीं कर सकते जो इस सिक्योरिटी में डील करते हैं, जो लिस्टेड है और प्रपोज टू बी लिस्टेड है। तो और क्या, इस पर्टिकुलर एक्ट में प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ बिजनेस में इंगेज नहीं कर सकते जो फ्रॉड में या डिसीव कनेक्शन होती है, जो इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में डील करती है, जो लिस्टेड है सिक्योरिटीज। फ्रॉडलेंट मैनर या अनलिस्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंडल्ज नहीं कर सकते। सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020 में बहुत सारे चीजें डिफाइंड है, जिसमें पोर्टफोलियो मतलब होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो गुड्स जो एक पर्सन को बिलोंग करते हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर एक एम्प्लॉय है पोर्टफोलियो मैनेजर के, जो डेजिग्नेटेड है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर डिसीजन ले रहे हैं या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं पोर्टफोलियो का।
और जितने ऑपरेशन है पोर्टफोलियो मैनेजर के उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल ऑफिसर। पोर्टफोलियो मैनेजर की रजिस्ट्रेशन का आपने देखा एक फॉर्मेट था, सो वो सर्टिफिकेट सेबी से मिलता है अंडर सेबी पीएमएस रेगुलेशन। कोई भी पर्सन पोर्टफोलियो मैनेजर एक्ट नहीं कर सकते जब तक उनको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उसकी बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे जो भी कंडीशंस है वो अंडर सेबी एक्ट और सेबी पीएमएस रेगुलेशन के हिसाब से पीएमएस को अबाइड करनी है। और पोर्टफोलियो मैनेजर को इन राइटिंग इंफॉर्मेशन देनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो पहले उन्होंने सेबी को सबमिट करी है उसमें कोई चेंज हुआ है, उनको फी पेमेंट करनी है। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लाइंट पोर्टफोलियो मतलब जो करंट पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट, उसके अलावा ऐसा भी होता है कि मेच्योरिटी के पहले क्लाइंट का फंड विड्रॉ हो रहा है या सिक्योरिटी विड्रॉ हो रही है, उसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। कभी वॉलेंटरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ने वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो क्लाइंट विड्रॉ कर सकते हैं, या कंपलसरी टर्मिनेशन हुआ है उसके हिसाब से विड्रॉ हो रहा है, या कोई सस्पेंशन कैंसिलेशन हो रहा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टफोलियो मैनेजर का मेच्योरिटी के पहले जब पैसा निकाल रहे हैं, या कोई बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन हो गई है पोर्टफोलियो मैनेजर की, उसके केसेस में भी विड्रॉ कर सकते हैं। क्लाइंट पोर्टफोलियो मैनेजर को अपना नेटवर्क मेंटेन करके रखना पड़ता है और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो सर्टिफिकेट सेबी को सबमिट करना पड़ता है, नेटवर्क सर्टिफिकेट। चार्टेड अकाउंट से इशू होता है वो सर्टिफिकेट। कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी है, फर्निश करनी है क्लाइंट को, हमने कल डिस्कस किया था कि जो भी रिपोर्ट सबमिट करनी है इसकी पूरी डिटेलिंग हमने करी थी पिछले चैप्टर में, चैप्टर 8 में। और 3 महीने के अंदर, 3 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विद इन 3 मंथ्स ये सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को देनी होती है, जिसमें क्लाइंट का पोर्टफोलियो कंपोजिशन, उसका उनका रिटर्न, रिस्क डिटेल्स सारी रहती है। कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं, कोई कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं, गुड्स है, अगर कोई डिविडेंड्स बोनस वगैरह आया है, कोई एक्सपेंस इनकर हुए हैं, कोई रिस्क रिलेटेड है पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में, कोई अपग्रेडिंग डाउनग्रेडिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रेटिंग की, कोई कमीशन पेड हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, लाइक दिस, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। डिस्क्लोजर में जब भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड सेबी को डिस्क्लोज करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी डिटेल। अगर पहले से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसमें कोई चेंज हुआ है जिसकी वजह से उनके जो सर्टिफिकेट जब इशू हुआ था उस वक्त जब इंफॉर्मेशन शेयर करी थी उसमें कोई चेंज आया है, वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। जो क्लाइंट का, जिन क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेज कर रहे हैं उनके जो नाम है वो डिटेल शेयर करनी पड़ती है सेबी को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और नेटवर्थ रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट जो सीए से इशू होता है पोर्टफोलियो मैनेजर को, वो इशू करना। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, सो देर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन द बुक अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजर्स और अबाउट योर पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स का, पोर्टफोलियो मैनेजर का, दोनों का कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन है। इसका एक डॉक्यूमेंट भी हमने क्रिएट किया है, यू कैन लुक इनटू दैट। लेट मी गिव यू एन इनसाइट ऑन इट। Code of conduct, it is as per Schedule 3 of SEBI PMS regulation. Okay. पोर्टफोलियो मैनेजर अपना जो बिजनेस कंडक्ट करते हैं उसमें हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी और फेयरनेस, जो भी डीलिंग्स उनके क्लाइंट के साथ, उसको ऑब्जर्व करेंगे। जो पैसा पोर्टफोलियो मैनेजर को रिसीव हुआ है क्लाइंट के थ्रू, उसको पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्टर पर्पस के लिए डिप्लॉय करेंगे। जैसे ही उनको मिला एज सून एज पॉसिबल उनको डिप्लॉय करना होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर हर वक्त हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एक्सरसाइज करेंगे, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर केयर लेंगे पोर्टफोलियो के लिए, और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करेंगे। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है उसको अवॉइड करेंगे किसी इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट में, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी होता है तो उसमें फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए सारे कस्टमर्स की। अगर कोई पॉसिबल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो क्लाइंट को डिस्क्लोज करना होता है, जिसमें जिसकी वजह से आप अनबाइस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजर शेल नॉट प्लेस, अपना खुद का इंटरेस्ट क्लाइंट के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते।
कोई भी ट्रेड ऐसी नहीं कर सकते जो अगेंस्ट हो क्लाइंट के इंटरेस्ट के, और अपने प्रोप्राइटरी अकाउंट में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कोई एक्ट में इंडल्ज नहीं हो सकते जो अनफेयर कंपटीशन को, कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो क्लाइंट्स के लिए हार्मफुल है। किसी स्टेटमेंट को एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा करके नहीं बता, कोई स्टेटमेंट नहीं बताएंगे, चाहे ओरल है चाहे रिटन है, क्लाइंट को, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में है या कैपेबिलिटी के बारे में, उनकी पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में। जिस टाइम पे वो क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट में जा रहे हैं, उस टाइम पे वो इन राइटिंग क्लाइंट से लेंगे, जो अलग अलग कॉर्पोरेट बॉडीज उनको हेल्प कर रही है, वो उनको इनेबल कर रही है, और कोई जो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है किसी बॉडी कॉर्पोरेट की, उसको पाने के लिए। तो कौन कौन सी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर अपने क्लाइंट को कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए उनको प्रेस नहीं करेंगे, तो उनको फोर्स नहीं कर सकते कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेंगे क्लाइंट, एडिक्वेट स्टेप लेंगे, जिसमें बेटर स्टेप लेंगे जिसमें क्लाइंट को डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स और अदर राइट जो अक्रू हो रहे हैं वो क्लाइंट को मिल पाए। पोर्टफोलियो मैनेजर किसी पर्टिकुलर 3 चीजें हैं उसमें पार्टी नहीं ले सकते। फॉल्स मार्केट सिक्योरिटीज की क्रिएट करने में, सिक्योरिटीज की मैनिपुलेशन या प्राइस रिगिंग में, या प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, चाहे मेंबर्स को, ब्रोकर्स को, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन है, दैट आई थिंक वी कैन शेयर। इसमें भी सिमिलर है। दिस इज ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में कि उनको सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020 उसको एडहेयर करना है। जो भी सर्कुलर्स इशू होते हैं सेबी के थ्रू टाइम टू टाइम, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस का, पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज का, उसको फॉलो ऑन करना है। हर वक्त हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, प्रॉम्प्टिट्यूड, फेयरनेस ऑफ कंडक्ट रहनी है। अपने जब भी एक्ट कर रहे हैं उसमें स्किल, केयर और डिलीजेंस के हिसाब से बिजनेस कंडक्ट करना है। क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है वो कंसिडर करना है, उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग, सूटेबिलिटी, फाइनेंशियल नीड देनी है जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं। क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। इंश्योर करना है कि कमीशन या इंसेंटिव कभी भी रिकमेंडेशन का बेसिस नहीं बनेगी। डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टमेंट अप्रोच, फीस, चार्जेस, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो एंटर हुए क्लाइंट और पोर्टफोलियो के बीच में, उसके बारे में उनको फुल कन्वर्जेंट होना, उनको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के हिसाब से है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस की, वो सब डिस्क्लोज करनी है। उनको सारे क्लाइंट्स को केवाईसी के लिए असिस्ट करना है या इन पर्सन वेरिफिकेशन रिलेटेड प्रोसीजर के लिए असिस्ट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो लेटेस्ट और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इन्वेस्टमेंट अप्रोच को लेकर के। और जो भी अजम्पशंस लिए हैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए, चाहे परफॉर्मेंस कैलकुलेशन है, रिस्क असेसमेंट है, परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन है, वो उन इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए वो प्रोवाइड करनी है। सारे क्लाइंट्स को रिस्क और लेवल ऑफ कंट्रोल उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फॉर्म करना है। और जो भी जिस तरह की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर होती है, किसी अश्योरिंग रिटर्न्स नहीं, किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रोच में अश्योरिंग रिटर्न्स नहीं बताने हैं, और कोई किसी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है। किसी अनएथिकल मीन से क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं करना है, जैसे गिफ्ट देना, रिबेट देना। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है ताकि क्लाइंट को जो इंफॉर्मेशन है वो टाइमली मिल सके, जैसे डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है, स्टेटमेंट ऑफ फीस है, ऑडिट रिपोर्ट है। क्लाइंट की डिटेल्स की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। उनकी जो ट्रांजेक्शन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, वो कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, कैन नॉट डिस्क्लोज पब्लिकली।
कोई नेगेटिव स्टेटमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर के इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस के नहीं करने हैं। अगर कंपैरिजन करते हैं अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजर का अलग अलग इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस का, तो वो सिमिलर और कंपेरेबल प्रोडक्ट्स में होनी चाहिए, विद सारे फैक्ट्स के हिसाब से होनी चाहिए। किसी मैनिपुलेटिव, फ्रॉडलेंट, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस या रूमर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है जिससे पर्सनल गेन होता है। सेबी से स्पेसिफाइड जो सर्टिफिकेशन है उनके पास वैलिड होना चाहिए हर वक्त। तो दीज आर द पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर का कोड ऑफ कंडक्ट। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ पीएम पोर्टफोलियो मैनेजर में रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी है। ये सीएफए इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी है। ये एक्चुअली जो स्टैंडर्ड्स हैं ये स्पेसिफिक मेजरेबल नॉर्म्स जो है वो इंटेंड करते हैं, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, उसको अच्छे से मैनेज और डिस्क्लोज कर सके। तो फर्म जो है वो सीएफए इंस्टीट्यूट का रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी स्टैंडर्ड जो है वो अडॉप्ट कर सकती है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर सके और फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर सके क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, इन पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट्स का। इसके अलावा एक प्रैक्टिस होती है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉलर प्रैक्टिस। सॉफ्ट कॉलर प्रैक्टिस क्या होती है कि कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है और वो ब्रोकरेज सर्विसेज लेती है या कोई फर्म से सर्विसेज लेती है और उनको ब्रोकरेज पे करती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर थोड़ा हाई ब्रोकरेज पे करते हैं, उसके अगेंस्ट उनको एडिशनल सर्विसेज मिलती है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट डॉलर प्रैक्टिस। एक्चुअली सॉफ्ट डॉलर प्रैक्टिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पीएमएस में इन्वेस्टर को ब्रोकरेज फी चार्ज होती है। तो ये अब्यूजिव है नेचर में। इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फॉर्म एट ऑल। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन रिगार्ड टू एनी बाई साइड फर्म पोर्टफोलियो मैनेजर। जो भी चार्जेस पे हुए उसके हिसाब से कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देयर इज अ इन्वेस्टर चार्टर पीएमएस का मेंशन है। तो क्लाइंट की, इन्वेस्टर की अवेयरनेस को इन्हांस करने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टर चार्टर इशू हुआ है सेबी के थ्रू। तो पोर्टफोलियो मैनेजर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी डिटेल्स इन्वेस्टर को टाइमलाइन के अंदर, एस्टिमेटेड टाइमलाइन के अंदर देनी होती है। तो अकाउंट ओपनिंग हो, अग्रीमेंट हो पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ या इन्वेस्टर के साथ पीरियोडिक स्टेटमेंट्स हो, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो वो सारी चीजें। हमने जो टोटल कंटेंट कवर किया है उसमें 100% कंटेंट कवर नहीं होता है, बट वी हैव ट्राई टू कवर मैक्सिमम। जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है वो हमने कवर किया है इन डिस्कशंस में।